नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस का। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरियाणा के विकास के लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने कई तरह की योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें एक तरफ जहां प्रदेश में विकास की बहार बह रही है तो वहीं लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। वहीं प्रदेश के हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश में चौतरफा विकास करना हो तो जरूरी होता है कि प्रदेश की सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिले। कोई भी वर्ग, कोई भी शख्स सरकार की योजनाओं से वंचित ना रह सके। ऐसे में प्रदेश के हर एक शख्स को प्रदेश की हर एक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने हर एक परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया है, जिसमें योजना के योग्य होने पर खुद ब खुद लोगों को योजनाओं का लाभ मिल जाता है। वहीं प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने खुद इसकी जानकारी दी। साथ ही अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के बारे में जनता से बात की और पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। इन सब काम को करते समय हमने अपने सामाजिक बदलाव में भी सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है, लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने ही बदलाव किए हैं। भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया है। किसी एक व्यक्ति की पहचान तो आधार के हिसाब से बहुत वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन किसी परिवार को एक साथ उसकी जानकारियां सब हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है, परिवार आधारित है। उस परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, रोजगार, बेरोजगार, खेती, अस्वस्थ, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता हो या तकलीफ हो, वो सब एक साथ हमको पता लग जाए ताकि आवश्यकता अनुसार हम सब की योजना एक साथ बना सकें। अब डबल इंजन की हमारी सरकार लगातार प्रगति के पथ पर है। हम जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, वहां सामाजिक क्षेत्र में बदलाव और समाज का जीवन कैसे खुशहाल हो, ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से इन चीजों पर काम कर रहे हैं। और व्यक्ति के, परिवार के खुशहाली के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, केवल पैसे से काम नहीं चलता है, बल्कि उसका जीवन सुखी हो, उसके जीवन में हौच-पौच ना हो और उसका जीवन का जो स्तर है ऊंचा हो, बाधाओं से विहीन हो। इन सब बातों की ओर हम ध्यान कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज के इस दिन जितने भी हमने ये प्रोजेक्ट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रहे हैं, चाहे वो हमारी सेवाओं और योजनाओं के नाते से कुछ चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, इन सब का हमको आने वाले वर्ष में लाभ होगा और हम युग बदल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा परसों के दिन बहुत नेताओं ने जो भाषण दिए, उनका कि देखिए अब युग परिवर्तन का ये विषय है। आज 22 जनवरी के उस दिन को युग, नए युग के परिवर्तन का पहला दिन मान करके आगे बढ़ेंगे तो एक आशाओं भरा, एक खुशहाली भरा, एक लोगों में एक ऊर्जा और उत्साह भरा एक नया युग शुरू हो रहा है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने जहां भौतिक विकास है, उसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया है। सांस्कृतिक विकास के नाते से अगर मैं इन्हीं दिनों की घटना को याद करता हूं, तो जैसे देश राममय हुआ है, जैसा इस 22 जनवरी की हम एक प्रकार से इंतजार वर्षों से कर रहे हो, इस प्रकार का माहौल 2 दिन पहले जो देश में हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और भगवान राम के उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े दिव्य और भव्य ढंग से कराया है। उससे एक प्रकार से देश की जनता में एक उल्लास, एक उत्साह ये दौड़ा है, ये बढ़ा है।
प्रधानमंत्री जी, एक विकास पुरुष के नाते से मैं ये भी कहूंगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी है। यानी जैसे हम सुन रहे थे कि इस शिलान्यास और इस जो कार्यक्रम हुआ अपना अयोध्या में, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूर्व शामिल होने से पहले 11 दिन का लंबा उपवास ये उन्होंने किया है। तपोबल के साथ ही ये काम संभव होता है, सामान्य व्यक्ति इसको कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ियों को जिस प्रकार का ये उत्साह पूर्वक एक इस कार्यक्रम के माध्यम से और जैसा एक उत्साह मिला है, ऊर्जा मिली है, ये हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं छोड़ेगा। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उनकी सरकार की तरफ से एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें अब किसी प्रोजेक्ट्स में बजट बचेगा तो वो स्पेशल फंड में चला जाएगा जिसका इस्तेमाल अगले प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। वहीं कहा कि डबल इंजन की सरकार हर किसी को साथ लेकर चलती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जहां जहां जरूरत लगी 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होना चाहिए। हमने बिना किसी के डिमांड के पिछले साल करीब 70 कॉलेज के निर्माण करवाए हैं और महिला शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है। आज जिन 19 जिलों में इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा गुरुग्राम, जहां आज 42 प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी संख्या वहां हुई है। भले प्रोजेक्ट छोटे थे लेकिन सबसे बड़ी संख्या गुरुग्राम जिले की रही है। और राशि के नाते से फरीदाबाद 270 करोड़ रुपए, फतेहाबाद 268 करोड़ रुपए, हिसार 156 करोड़ रुपए। तो उल्लेखनीय जिलों में इनकी जो गिनती है वो सब होती है। हमने इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश में कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं भी की हैं ताकि हमारे जो काम हैं उनकी गति वो लगातार बनी रहे, उस गति में कोई व्यवधान न पड़े। इसके अंदर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक पहलू, जो अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब को जानते हैं उनको समझ में आएगा कि कई बार वर्ष अंत 31 मार्च को कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी राशि मंजूर होती है, वो 31 मार्च को बची हुई राशि लैप्स हो जाती रही है। लेकिन 2 वर्ष पहले अब वो राशि लैप्स न हो, एक विशेष व्यवस्था की जिसको हमने कहा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड। अर्थात जो राशि 31 मार्च को बचती है और किसी प्रोजेक्ट विशेष के लिए उसको रिजर्व किया जाता है तो बचने के बाद वो लैप्स नहीं होगी बल्कि एक रिजर्व फंड में चली जाएगी ताकि अगले वर्ष में उस काम को उसी राशि से कराया जा सके। नए प्रोजेक्ट जो आते हैं उसमें यदि राशि की कोई आवश्यकता पड़ जाए बीच में, उसी फंड में से उसका उपयोग भी कर सकते हैं और आने वाले बजट में उसका अलग से प्रावधान किया जा सकता है। तो इस के माध्यम से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं लगातार वो चलते हैं, उसके अंदर कोई कठिनाई नहीं आती है। पूरे प्रदेश का एक समान विकास 2014 में सत्ता संभालने से पहले ही हमने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। कभी हमने इस प्रकार का कभी दुविधा नहीं मन में आई है कि किसी विशेष जिले का, किसी विशेष इलाके का विकास ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो नूंह जिला हो, सिरसा जिला हो अथवा पंचकुला जिला हो, फरीदाबाद गुरुग्राम हो, करनाल हो, रोहतक हो, भिवानी हो, हिसार हो, कोई भी जिला। इन सब जिलों में जहां जितनी आवश्यकता वहां से आई है, वहां की डिमांड आई है अथवा डिमांड नहीं भी आती है तो मैपिंग के आधार पर जहां जिस चीज की आवश्यकता है हम अपने आप उन कामों को कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहां जहां आवश्यकता लगी 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, हमने बिना किसी की डिमांड के भी ऐसे लगभग 70 कॉलेज पिछले वर्षों में खोले हैं और उसमें भी महिला शिक्षा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार एक तरफ जहां प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है जिससे प्रदेश में विकास को धार दी जा सके, वहीं शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार काम कर रही है। खासकर बेटियों को शिक्षा मिल सके इसके लिए 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज का निर्माण करवाया गया है ताकि प्रदेश की कोई भी बेटी अशिक्षित न रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की तरफ से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
बता दें कि सीएम मनोहर लाल की मेहनत के कारण आज प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो चुकी है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा सीएम मनोहर लाल पूरा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए प्रदेश की मनोहर लाल सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल की मेहनत के कारण आज प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो चुकी है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा सीएम मनोहर लाल अपनी कर्मठता से पूरा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब मनोहर लाल सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 हुआ करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कर्मठता के कारण प्रदेश में इस वक्त 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसको जोड़ दें तो आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 26 हो जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों के शुरू हो जाने के बाद जहां प्रदेश में 700 MBBS छात्रों का एडमिशन होता था, वहीं 3,500 छात्रों का एडमिशन होगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी खास करके स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नाते, जैसा हमको मालूम है कि प्रदेश भर में जब हमने सरकार संभाली थी, सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में हैं और अगले आने वाले समय में अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जमीन उनकी ले जा चुकी है। तो ऐसा ये सब 11 के 11 होने के बाद आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 26 मेडिकल कॉलेज। और जो हमने संकल्प लिया था 2015 में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो एक प्रकार से निर्माणाधीन और योजना वाले सब मिला लें, तो वो संकल्प हमारा पूरा हो गया है। अब इस प्रक्रिया को चालू होने के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, तो जिस हरियाणा के अंदर 2014 में 700 MBBS के स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, वहां 3,500 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकेंगे 5 टाइम्स। हमारे डॉक्टर्स की कमी वो सब उसमें पूरी हो जाएगी। न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अभी पंचकुला में आयुर्वेद का एक एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जैसा दिल्ली में एलोपैथी का है, वैसे आयुर्वेद का पंचकुला के अंदर एक 270 करोड़ रुपए की लागत से उस संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। जहां मैनेजमेंट का विषय है IIM रोहतक सुनारिया में, और इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमरी कुरुक्षेत्र में। ये ऐसे कुछ संस्थान हैं जिन संस्थानों के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका नाम अपना होगा और देश भर के विद्यार्थी यहां आकर के पढ़ेंगे। चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किलोड़ सोनीपत हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, तो इस प्रकार के सब संस्थान अब ये एक एक करके शेप ले रहे हैं और हम हरियाणा को एक नेशनल और इंटरनेशनल शिक्षा का एक हब ये बनाने जा रहे हैं। अभी तक सोनीपत में हमारे पास राजीव गांधी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एकमात्र ऐसे ही स्थान था जहां विदेश के लोग आकर के पढ़ना शुरू हुए थे। लेकिन आज चाहे गुरुग्राम है, चाहे पंचकुला है, चाहे रोहतक है, चाहे सोनीपत है, ऐसे सब स्थानों पर विदेशों के विद्यार्थी बहुत बड़ी मांग आ रही है। अफ्रीका के लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कम हैं। अभी तंजानिया की वहां की एम्बेसडर मिल गई थी, महिला एम्बेसडर हैं, वो कहने लगे हमारा तंजानिया की आबादी हरियाणा के लगभग बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज हैं और आपके यहाँ 15 आज चल रहे हैं और आगे जब 26 हो जाएंगे, हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ से भी और मेडिकल कॉलेज के छात्र आप यहाँ हरियाणा में पढ़ाइए। तो आज देश और दुनिया के साथ भी इन चीजों में आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा में रोजगार पर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहते हैं, लेकिन
मनोहर लाल सरकार प्रदेश के युवाओं को मेरिट के हिसाब से रोजगार देने में जुटी हुई है। ईज ऑफ डूइंग के जरिए प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण पिछले 9.5 साल में मनोहर लाल सरकार ने 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए भी और अपना रोजगार करने के लिए भी लोगों को लोन देने का काम किया जा रहा है। मनोहर लाल सरकार जहां एक तरफ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने के लिए मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाने का काम कर रही है, तो वहीं प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार देने का काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में विकास की कल कल धारा बह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में इतना ही। नमस्कार।